नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कुछ और कृषक आंदोलनों के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने नील विद्रोह देख लिया था, बंगाल का पाबना विद्रोह देख लिया था, और दक्कन दंगा जो हुआ था उससे रिलेटेड जो आंदोलन था किसानों का वो हमने देख लिया था। उनके क्या क्या आउटकम्स रहे, क्या क्या कारण रहे, वो भी हमने विस्तार से कल जान लिए थे। ठीक है, आज कुछ और जो बचे हैं वो देख लेते हैं। थोड़े से और कृषक आंदोलन बचे हैं वो अगले लेक्चर में देख लेंगे। फिर एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम सबको एक जगह समराइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज दक्षिण भारत में किसान आंदोलनों के बारे में कि दक्षिण भारत में कैसे किसान आंदोलन होते हैं और कौन उनका नेता होता है, क्यों वो होते हैं। तो देखिए, किसान आंदोलनों के होने के पीछे एक ही कारण है। मैक्सिमम अगर आप देखो, एक जनरलाइज करके देखो तो कारण एक ही होता है हमेशा। क्या? जो भी ज़मींदार है, जो भी वहाँ के साहूकार है, उनके द्वारा उनका शोषण किया जाना उनका कारण होता है, जो भी किसान आंदोलन होते हैं उनका। तो दक्षिण भारत में जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में होता है मुख्यतः ये। और साथ ही साथ अगर कर्नाटक में देखें और रायलसीमा वाला क्षेत्र देखें तो वहाँ पर ये आंदोलन शुरू हो जाते हैं। क्यों होते हैं? तो जो वहाँ पर नई लगान व्यवस्था ला दी जाती है, उस लगान व्यवस्था के खिलाफ जो है विद्रोह कर देते हैं वहाँ के किसान। और क्योंकि नई लगान व्यवस्था में लगान ज़्यादा वसूल किया जाता है, साहूकार लोग शोषण करते हैं। ठीक है, सिंचाई के साधनों की एकदम वहाँ पर कमी होती है। सिंचाई के साधनों की कमी के बावजूद भी लगान वसूली तो बढ़ चढ़कर की जाती है। इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाने के लिए किसान लक्ष्मी नरसू चेट्टी नाम के एक व्यक्ति होते हैं। तो लक्ष्मी नरसू चेट्टी के नेतृत्व में जो है ये एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। और लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो है नाम का एक संगठन बनाया था, है ना। मद्रास नेटिव एसोसिएशन है, इसका गठन किया था लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने, है ना। तो इनके नेतृत्व में उन्होंने जो मद्रास उत्पीड़न अधिनियम था, यानी कि मद्रास टॉर्चर एक्ट जो बनाया गया था, उसके खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर देते हैं दक्षिण भारत के जो भी किसान थे। किसके नेतृत्व में? लक्ष्मी नरसू चेट्टी के नेतृत्व में। देखिए, ये है लक्ष्मी नरसू चेट्टी। ठीक है, और बाद में वो देखिए उस कानून को निरस्त कराने में भी सफल हो जाते हैं। और इसी प्रकार के आंदोलन जो है वो उड़ीसा, बिहार और मध्य भारत में भी होते हैं। तो दक्षिण भारत में अगर आप यहाँ पर देखना चाहो तो एक आप देख सकते हो कि लक्ष्मी नरसू चेट्टी के बारे में आप, है ना। तो लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की थी, है ना, और जो दक्षिण भारत के किसान थे उनका नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। यूपीएससी में ऐसा एक ट्रेंड चल रहा है, वो आपको किसी एक पर्सनैलिटी के बारे में देंगे 4-5 सेंटेंस, है ना, कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया, इन्होंने मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन किया, इन्होंने और कुछ काम किया, और उसके बाद में दे देंगे 4। ये कौन व्यक्ति हैं? तो नीचे लाला लाजपत राय दे देंगे, जवाहरलाल नेहरू दे देंगे, श्री राजगोपालाचारी दे देंगे, और आपको लक्ष्मी नरसू चेट्टी दे देंगे। फिर आपको सही ऑप्शन लगाना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है। तो दक्षिण भारत में लक्ष्मी नरसू चेट्टी जो थे वो उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, ये है गोदावरी कृष्णा का जो डेल्टा है, वो ये गोदावरी नदी, ये कृष्णा नदी यहाँ पर, है ना। जब नदियों वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से हम डिस्कस कर लेंगे, जब ज्योग्राफी में ये चैप्टर आएगा नदियों वाला तब। ठीक है सब। अब हम देख लेते हैं पंजाब में किसानों का विद्रोह। पंजाब में किसान विद्रोह करने के लिए एक नया ही तरीका निकालते हैं, अलग ही तरीका निकालते हैं। और क्या तरीका होता है ये अब देखते हैं। देखिए, आप शुरू में पंजाब में जो साहूकार वगैरह हुआ करते थे और व्यापारी वगैरह हुआ करते थे, वो जब ज़मीनें खरीद रहे थे और उनके हाथों में जब ज़मीनें आ रही थी तो अंग्रेज़ों को अच्छा लग रहा था पहले तो, कि यार बहुत बढ़िया है, ये लोग जो है, ये व्यापारी है, साहूकार है, ये लोग जो है कृषि में निवेश करेंगे और खूब ज़्यादा उत्पादन होगा और हमें भी ज़्यादा टैक्स मिलेगा। परंतु हुआ क्या, ये व्यापारी और साहूकार लोग क्या करने लगे, ये भूमि में निवेश करने छोड़ दिया, बल्कि ये तो जितना हो सके उतना ज़्यादा लूट खसोट करने लगे, है ना। जितना ज़्यादा हो सके उतना वसूल करने लगे ये लगान। परंतु इससे परेशान आके पंजाब के किसानों ने खेतों को रहन रखना शुरू कर दिया। रहन रखना मतलब कि हम कुछ बोएंगे नहीं, खाली पड़े रहने दो। ठीक है, तो खाएंगे क्या? तो भैया हम तो कनाडा और अमेरिका चले जाएंगे। ये देखिए अमेरिका, ये कनाडा, हम तो यहाँ चले जाएंगे। तो ये लोग कनाडा और अमेरिका जाना इन्होंने शुरू कर दिया। अब जब अंग्रेज़ों को पता लगा कि यार ये तो बड़ा गलत काम हो रहा है यहाँ पर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे सेना में भर्ती कहाँ से करेंगे, क्योंकि पंजाब और यहाँ के लोग जो थे ये सेना में बहुत भर्ती हो रहे थे। 1857 की क्रांति के बाद में अगर देखा जाए तो पंजाब के लोग जो है वो खूब ज़्यादा मात्रा में भर्ती हो रहे थे। 1857 की क्रांति से पहले अवध के जो
हुआ करते थे वो ज़्यादा शामिल होते थे सेना में, ठीक है। तो अंग्रेज़ों को पता लगा यार, जब जाके उनकी नींद जो है वो खुली कि यार ये तो गलत हो रहा है यहाँ पर, इसलिए फिर जो है यहाँ पर थोड़े से कदम उठाए जाते हैं अंग्रेज़ों के द्वारा, ताकि ये जो साहूकार का शोषण है इसको रोका जा सके, है ना। और जो साहूकार लोग जो थे वो भूमि में कुछ निवेश कर ही नहीं रहे थे, वो तो सिर्फ लगान वसूल करने में, साथ साथ ब्याज के ऊपर कर्ज देकर ही उससे पैसा कमा के संतुष्ट हुआ करते थे। इसके बाद में 1876 में थारबर्न ने तर्क प्रस्तुत किया था कि अगर स्थिति का समय पर इलाज नहीं किया जाएगा तो ये तो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा वाली बात हो जाएगी, है ना, क्योंकि खतरा पैदा हो जाएगा, सेना में लोग भर्ती नहीं होंगे तो होगा क्या, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन तथ्यों के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। इस प्रकार के जो तथ्य वगैरह हैं वो हो सकता है कहीं यूपीएससी में काम आ जाएं। तो 1928 ईस्वी में मनसा में एक किसान आंदोलन होता है, ठीक है, और उस आंदोलन में अकाली नेता खड़ग सिंह जो होते हैं वो उसको नेतृत्व प्रदान करते हैं, मनसा में जो किसान आंदोलन होता है उसको। फिर रैयत संघ की स्थापना की जाती है एनजी रंगा के द्वारा 1923 ईस्वी में। तो रैयत संघ की स्थापना कौन करता है? एनजी रंगा साहब 1923 ईस्वी में की जाती है रैयत संघ की स्थापना। अब अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद में जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठित होता है 1948 ईस्वी में, वो बिहार जमींदारी उन्मूलन जो कानून है वो पारित करने में सफल होता है। तो बिहार जो जमींदारी उन्मूलन कानून है वो कांग्रेसी मंत्रिमंडल लेकर आता है 1948 में। फिर हाट टोला आंदोलन, इस प्रकार के देखिए क्वेश्चन बन जाते हैं। हाट टोला आंदोलन जो है वो किस क्षेत्र में चलाया गया था? दक्षिण भारत में, पंजाब में, बंगाल में, अवध में। तो कहाँ पे चलाया गया था हाट टोला? बंगाल में चलाया गया था हाट टोला आंदोलन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम तेलंगाना कृषक आंदोलन पर। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आंदोलन है आज का। तेलंगाना वाला जो क्षेत्र, जो हैदराबाद का क्षेत्र है, आप तो देखें तेलंगाना अलग से राज्य बन गया, पर उस काल में ये मद्रास का ही भाग हुआ करता था, और हैदराबाद जो राज्य हुआ करता था, निज़ाम, माफ़ कीजिएगा, मद्रास का भाग नहीं हुआ करता था, ये जो है निज़ाम का शासन यहाँ पर हुआ करता था। तो हैदराबाद के कृषक जो लोग थे वो आंदोलन कर देते हैं। अब ये क्यों आंदोलन कर रहे हैं? तो हुआ क्या था, देशमुख नाम के व्यक्ति होते थे। देशमुख मध्यकालीन भारत में, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, देशमुख टैक्स वसूलने वाले अधिकारी वगैरह हुआ करते थे। तो ये देशमुख क्या कर रहे थे, पटेल और जो पटवारी लोग जो थे, पटेल और पटवारी, ये भी राजस्व वसूलने से रिलेटेड इनका काम हुआ करता था। तो इनकी सहायता से ये देशमुख लोगों ने मिलकर जो भी अच्छी अच्छी ज़मीन हुआ करती थी उन सारी ज़मीनों पर इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया हैदराबाद में, ठीक है साहब। अब 1940 आते आते तो स्थिति ऐसी हो गई कि कई क्षेत्रों में तो, यानी कुछ जिलों में तो लगभग 60 से 70% जो ज़मीन थी वो इन्हीं देशमुखों के हाथों में आ गई। यानी कि आम जनता के पास क्या रहा, फिर बड़े बड़े ज़मींदारों के पास ही, कुछ ज़मींदारों के पास ही सारी ज़मीन आ गई, ठीक है। कई बार तो ऐसा देखा गया कि एक एक जो देशमुख है उसके पास 40,000 से लेकर 1.5 लाख तक एकड़ भूमि उसके पास हुआ करती थी। यानी अपने पास बेचारों के पास 2 एकड़ भूमि भी नहीं होती, भाई हमारे पास तो नहीं है 2 एकड़ भूमि, इसके पास 40,000 से लेकर 1.5 लाख एकड़ तक भूमि जो है एक ही उसके पास होती थी, देशमुख के पास में, है ना। और ये देशमुख और जमींदार, ये सब मिलके, ये देशमुख, जमींदार और निज़ाम, ये एग्जाम नहीं है, निज़ाम है, निज़ाम जो हैदराबाद का शासक हुआ करता था। तो देशमुख, ये जमींदार और निज़ाम, ये तीनों मिलकर काम करते थे। इनको संरक्षण प्राप्त था निज़ाम का, निज़ाम वहाँ का शासक था हैदराबाद का। तो ये सब मिलकर किसानों का फिर शोषण किया करते थे। सारी ज़मीन इनकी थी, बेचारों से उनसे बंदो मजदूर के तौर पर काम करवाया करते थे। खूब भरपूर शोषण हो रहा था उनका, ठीक है। इसकी वजह से वहाँ के जो किसान जो थे उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। उसमें जो स्थानीय कम्युनिस्ट लोग हुआ करते थे, जो मझोले किसान हुआ करते थे, साथ साथ कांग्रेस के संगठन जो थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो संगठन भी इस आंदोलन में बाद में शामिल हो जाते हैं। और जो रजाकार हुआ करते थे उन रजाकारों ने पुलिस का साथ दिया बाद में। ये रजाकार कौन थे? तो जो निज़ाम हुआ करता था, निज़ाम, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ निज़ाम, तो निज़ाम जो हुआ करता था, निज़ाम के पास भी अपनी कुछ पुलिस वगैरह हुआ करती थी, तो उस निज़ाम की रक्षक के तौर पे ये काम करते थे। ये देखिए, ये रजाकार है, आप समझ लो कि निज़ाम की पुलिस थी एक तरीके से, निज़ाम की पुलिस, ये रजाकार। तो
तो इस रजाकारों ने वहाँ की जो अंग्रेजों की पुलिस थी उसका साथ यहाँ पर दिया। और विद्रोह का चिंगारी कब फूटी, उसके चिंगारी फूटने के पीछे कारण था कमरख्या नाम का एक वहाँ का कॉमरेड हुआ करता था। कॉमरेड मतलब जो नेता हुआ करता था, कम्युनिस्ट नेता को कॉमरेड कहते हैं। तो जो कॉमरेड हुआ करता था, कॉमरेड कामरख्या, उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी हत्या करने के बाद में ये आंदोलन एकदम से फूट पड़ता है तेलंगाना में। किसान लोग उसके शव को लेते हैं और जुलूस निकालते हैं, और पुलिस और ये जो रजाकार थे ये मिलकर निहत्थे किसानों पर ये खूब आक्रमण करते हैं और बहुत सारे निहत्थे किसानों को, निर्दोष किसानों को ये मार देते हैं। किसान बेचारे क्या करते थे, उन्होंने ईंट पत्थर जो भी उनके हाथों में आया, लठ वगैरह सब से जो है अपना को बचाने की कोशिश करी और इनका सामना करने की कोशिश ये करते हैं। ठीक है, और फिर किसानों ने विद्रोह करके कई स्थानों पर तो अपना अधिकार भी उन्होंने शुरू कर लिया, और जिन क्षेत्रों में किसानों ने और कम्युनिस्टों ने मिलकर अधिकार कर लिया था, वहां पर निजाम का जो प्रशासन हुआ करता था उस प्रशासन को उन्होंने समाप्त कर दिया, जमींदारों को लठ मार के वहां से भगा दिया। ठीक है, भूमि को जो किसान और खेतिहर मजदूर थे उनके अंदर बांट दिया गया। ठीक है, अगर 1948 तक देखा जाए तो जो गुरिल्ला हुआ करते थे और कम्युनिस्टों के प्रभाव में लगभग 25,000 गांव जो है, यानी कि लगभग 25,000 गांव तेलंगाना के इन कम्युनिस्टों और गुरिल्लाओं के अधीन आ गए थे। इन कम्युनिस्टों ने क्या किया, बड़े बड़े जमींदारों के पास, जिनके पास भूमि थी, उसको छीन के छोटे छोटे जो किसान वगैरह थे उनमें बांटना शुरू कर दिया। भाई तुम्हारे पास जमीन नहीं है, तुम खेत मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे, अब लो अपनी जमीन पर, अब आप काम करो। उसके बाद में देखिए 1948 में क्या होता है, भारत निजाम को हरा देता है, क्योंकि निजाम क्या कहता है, मैं तो स्वतंत्र राज्य बनकर रहूंगा। क्योंकि अंग्रेज जो है ये चॉइस देते हैं कि या तो आप भारत में शामिल हो जाओ या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या तो आप स्वतंत्र रह जाओ। तो निजाम देखिए, ये निजाम ये बड़ी हेकड़ी दिखाता था। तो निजाम जो है क्या कह रहा था, भाई मैं तो स्वतंत्र रहूंगा, और अपने काल का सबसे अमीर, दुनिया का सबसे अमीर आदमी से माना जाता था निजाम को। तो ये कह रहे भाई मैं तो स्वतंत्र रहूंगा, न भारत में न पाकिस्तान में मिलूंगा। साथ ही साथ इसके पाकिस्तान के साथ तो कुछ संबंध चल रहे थे। तो पटेल साहब जो है एक कोशिश करके ऑपरेशन पोलो इन्होंने चलाया, और 1948 में ही हैदराबाद पर इन्होंने कब्जा कर लिया। जब हैदराबाद पर कब्जा कर लिया तो अब भारत का हिस्सा हो गया हैदराबाद। अब वहाँ पर तो जो किसान और कम्युनिस्ट थे वो तो अभी भी अपने जैसे ही काम कर रहे हैं। तो अब उन किसानों से निपटना पड़ता भारत सरकार को। भारत सरकार को फिर उनसे निपटना पड़ता है, और 3 साल तक 1951 तक जो है फिर वहाँ पर ये संघर्ष चलता है इनके बीच में, किसानों के बीच में और भारत सरकार के बीच में, जो पुलिस वगैरह हुआ करती थी उनके बीच में चलता है। लगभग 4000 कम्युनिस्ट और जो किसान थे वो मारे गए थे इस संघर्ष में, और 10,000 से ज़्यादा कम्युनिस्टों को तो जेल में डाल दिया गया था या नज़रबंद कर दिया गया था। बहुत ही कठिनता के बाद में वहाँ पर सरकार अपनी सत्ता स्थापित करने में कामयाब हो पाती है। बाद में देखिए यहाँ पर विनोबा भावे ने भूदान और ग्रामदान आंदोलन चलाया था। देखिए ये बाबा जी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर चश्मा लगा के, ये कौन है, ये विनोबा भावे हैं। विनोबा भावे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ग्रामदान और भूदान आंदोलन चलाया था। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने जो बड़े बड़े जमींदार थे उनको नज किया था, उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि भाई साहब आपके पास 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार एकड़ ज़मीन है, इतने ज़मीन का क्या करोगे, कहाँ छाती पर रख के लेके जाओगे क्या जब मर जाओगे तब। बेचारे गरीब आदमी का 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है, आप अपनी ज़मीन को दान दो। तो गांव के गांव, कई गांव जो है वो दान कर दिए गए थे इन विनोबा भावे की जो पहल की वजह से। और कुछ गांव तो ऐसे हैं, दुर्भाग्य ये है कि जो भूमि दान में दी गई थी इस ग्रामदान भूदान आंदोलन में, कुछ भूमि तो ऐसी है जो अभी तक भी वैसे के वैसे ही है, वो उन लोगों के बीच में अभी भी बांटी नहीं गई है, गरीब किसानों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से हमें 2 चीज़ का याद रख लेनी है। एक तो ग्रामदान और भूदान आंदोलन किसने चलाया, विनोबा भावे ने चलाया था आज़ादी के बाद में। ठीक है साहब, एक यहाँ से आपको याद रख लेना ऑपरेशन पोलो। इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी पूछते थे स्टेटमेंट कि भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो चलाकर गोवा को जीता, तो नहीं, गोवा को नहीं जीता था ऑपरेशन पोलो चलाकर, ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद को जीता था हमने, है ना। ये निजाम देखो हाथ जोड़ के पटेल साहब के सामने झुक रहे हैं। ठीक है साहब। उसके बाद में हम देख लेते हैं वर्ली आंदोलन। जो वर्ली आंदोलन कहाँ था, ये था महाराष्ट्र में। वर्ली आंदोलन कहाँ चलाया गया था, महाराष्ट्र में यह वर्ली आंदोलन चलाया गया था। तो बम्बई जो आज का जिसे मुंबई कहते हैं, तो बम्बई के आसपास में जो जनजातीय लोग रहते थे वही वर्ली लोग थे। ये वर्ली लोग जो क्या करते थे, जो जमींदार, साहूकार और जो ठेकेदार हुआ करते थे उनकी वजह से ये बहुत पीड़ित थे। फिर वहाँ पर देखिए आज़ादी के समय में, स्वतंत्रता आंदोलन के समय में बहुत सारी किसान सभाएं बन गई थी।
किसान सभाएं, इनके बारे में भी जानेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। बहुत सारी किसान सभाएं बन गई थी, तो उन किसान सभाओं के समर्थन से यह आंदोलन गति पकड़ लेता, वर्ली आंदोलन। ठीक है। 1946 में किसान सभा ने मिलकर खेतीहर मजदूरों की हड़ताल भी करवाई थी, और लगभग सभी वर्ली लोग हुआ करते थे वो बेचारे बंधुआ मजदूर होते थे, जो साहूकार लोग थे उनके। पुलिस और साहूकारों ने उन पर बहुत सारे अत्याचार किए, परंतु वर्ली लोग जो थे वो पीछे नहीं हटते हैं, और आखिरकार में साहूकारों को उनकी मांगे माननी पड़ती है। उन वर्ली लोगों पर जितने भी कर्ज थे उनको रद्द कर दिया जाता है, और उनको खेत मजदूर या बंधुआ मजदूर बना के रखा गया था उनसे भी मुक्त कर दिया जाता है, और साहूकार स्वीकार करते हैं कि भैया अब हम इनको मजदूरी देंगे। बंधुआ मजदूर क्या हुआ करते थे, यानी कि इनसे काम भी करवाते थे और कोई मजदूरी भी नहीं देते थे, तो अब इनको स्वीकार करना पड़ गया कि भैया हम अब इनको मजदूरी देंगे। तो देखिए ये वर्ली जो जनजाति है या वर्ली जातीय लोग हैं, ये वर्ली चित्रकला भी बनाते हैं, वर्ली चित्रकला। वैसे तो हम जब अपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तभी चित्रकला वगैरह के बारे में सबके बारे में जानेंगे, पर अब नाम ही आया तो देख लीजिए, ताकि होता क्या है जब आप एक ही चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो तो वो चीज़ें याद करना मुश्किल हो जाता है। परंतु मैं आपको वर्ली आंदोलन पढ़ाता वर्ली चित्रकला पढ़ा दूंगा, तो ये चित्रकला आपको याद रहेगी। अगर एक साथ में आपको जब चित्रकला ही पढ़ाता रहूँगा तो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं आप, है ना। जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपके दिमाग में फिर पड़ी रहेगी शुरू से, आपके एक कान में एक बार। तो ये वर्ली चित्रकला है, इसमें होता क्या है कि ये ट्राइंगल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये देखिए ज्यामितीय आकृतियों का इस्तेमाल करते हैं, गोल गोल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस प्रकार से ये त्रिभुज का आकृति में कुछ बनाते हैं, इस प्रकार के जो है वेजिटेबल डाइज का इस्तेमाल करके ये आकृतियाँ ये बनाते हैं चित्रकला। देखिए आपको कहीं भी मिलेगा तो ज्यामितीय आकृतियाँ मिलेगी आपको त्रिभुज आकार की, इस प्रकार से। ठीक है जी, आगे चल लेते हैं। उसके बाद देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कृषक आंदोलन किस प्रकार से चलते हैं। देखिए कारण तो सेम वही है, बड़े बड़े जमींदारों के द्वारा अत्याचार किया जाता है, साहूकार लोग किसानों का शोषण करते हैं। ठीक है, और किसानों की हालत किसानों के जैसा ना होकर बल्कि एक खेत मजदूर के जैसे हुआ करते थे कि बेचारे उनको मजदूर समझ लिया जाता था। वो तो काम सारा दिन करें और जो है वो मिले किसको, उत्पादन साहूकारों को, और जो जमींदार थे उनको, उनके बेचारों के कोई अधिकार भी नहीं हुआ करते थे, है ना। उनको मजदूरी भी दी जाती थी तो मजदूरी भी बहुत कम दी जाती थी, इसलिए अवध के किसान बहुत बुरी अवस्था में पहुंच जाते हैं। और जब 1920-21 में असहयोग आंदोलन चल रहा होता है, आगे आने वाले लेक्चर्स में सब आंदोलनों के बारे में जानेंगे, तो असहयोग आंदोलन जब चल रहा होता है तो कृषक लोग भी ये देख के अपना आंदोलन छेड़ देते हैं, और जवाहरलाल नेहरू ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। तो स्टेटमेंट बन जाए कि उत्तर प्रदेश कृषक आंदोलन को जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन दिया था, तो हाँ जी बिल्कुल समर्थन दिया था। बाद में फैजाबाद रायबरेली के जो किसान थे उन्होंने भी संघर्ष छेड़ दिया, और ताल्लुकदारों की जो व्यक्तिगत फसल होती थी उसको नष्ट करना शुरू कर देते हैं, और किसान बेचारे करे भी क्या, आग लगा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और किसानों पर फिर वहाँ पर गोली भी चलाई जाती है, और उस गोली चलने की वजह से किसानों का जो संघर्ष है वो तीव्र भी हो जाता है। उसकी वजह से किसानों ने फिर ताल्लुकदार और जो साहूकार होते थे उनके घरों को लूटना प्रारंभ कर दिया। पुलिस ने किसानों को बंदी बना लिया, और फिर सेना की सहायता भी ली जाती थी। अंग्रेजों की ये बड़ी गंदी आदत थी, वो बहुत जल्दी सेना बुला लेते थे और फिर अंधाधुंध गोलियां चलवाते थे, है ना। उसके बाद सुल्तानपुर में भी आंदोलन जो है वो शुरू हो जाता है, और किसानों का विशाल प्रदर्शन भी वहाँ पर होता है। और कांग्रेस के नेताओं ने इलाहाबाद में उपस्थिति की वजह से, कांग्रेस के नेताओं की जब इलाहाबाद में उपस्थिति थी उसकी वजह से किसानों का उत्साह बढ़ जाता है, और साथ ही साथ समाचार पत्रों में भी किसान आंदोलनों को विस्तार से विवरण इनका दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ देख लिया है कि उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन किस प्रकार से हुए थे। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनेगा कि हाँ भाई किसानों ने आंदोलन क्यों किए थे, क्या इनके पीछे कारण थे। तो ये नॉर्मल से कारण अगर आप कॉमन देखो तो यही है। बाकी अलग अलग आप देखना चाहो तो दक्षिण भारत में जब हमने देखा था दक्कन दंगा आयोग, तो दक्कन दंगा के अलग थे, है ना, इस प्रकार से। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं, कुछ और किसानों के आंदोलन बच गए हैं जो आने वाले लेक्चर्स में हम देख लेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।